Now, there are two main scholars of management, F.W. Taylor एंड हेनरी फेयोल. सो बेसिकली हमें इस चैप्टर में टेलर एंड फेयोल के प्रिंसिपल्स को पढ़ना है. तो सबसे पहले हम टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं. टेलर्स के प्रिंसिपल्स को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं. बेसिकली टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं. फर्स्ट इज साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. यहाँ पर इसका मतलब है कि मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो कोई साइंस नहीं है, वो कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि जो एक बार लिख दिया गया आपको वैसा ही फॉलो करना है, या हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे प्रीवियस मैनेजर्स ने जैसे काम करा है हमें भी वैसा ही करना है. इट इज़ बेसिकली अ हिट एंड ट्रायल मेथड. इट इज़ बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन टू डेवलप न्यू टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू मेथड्स, न्यू गाइडलाइंस, सो दैट वी कैन वर्क टुवर्ड्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड पॉइंट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ इन दोनों को आपस में हार्मोनाइज्ड सिचुएशन मेंटेन करके रखनी है. मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्कर्स उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि वो, और वर्कर्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर मैनेजर्स गाइडलाइन नहीं देंगे तो वो अकेले पूरी कंपनी को रन नहीं कर सकते. और इनके बीच में कोई भी डिस्कॉर्ड की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैनेजर्स एंड वर्कर्स के बीच में इंटरनल वॉर्स टाइप की सिचुएशन आ गई तो फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा. देन कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कि मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं या जब हम एक कंपनी में वर्क करते हैं तो हमें आपस में सबसे कोऑर्डिनेट करके, आपस में सबसे कॉपरेट करके काम करना चाहिए. वहाँ पर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मेरी इंडिविजुअल स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है या मैं कितना ज़्यादा टॉप पे हूँ, मेरी पोजीशन कितनी अच्छी है. वहाँ पर अगर हम कोऑपरेट करके चलेंगे तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट स्टैंड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ जस्ट वन पर्सन. ऑर्गेनाइजेशन एक टीम वर्क से चलता है, तो वो टीम वर्क में सबको मिलकर के एक साथ काम करना पड़ेगा. Next point is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. This should be the basic idea of management. This should be the basic criteria of management कि उन्हें हर एक person पे, चाहे वो मेल वर्कर हो चाहे वो फीमेल वर्कर हो, उन सबके डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए. उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी डेवलप करने के लिए वर्क करना चाहिए. क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स भी तभी वर्क करते हैं जब उनका अच्छा करियर डेवलपमेंट होता है, जब उन्हें वहाँ पर कोई स्कोप दिखता है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट, अगर आपकी फैमिली में कोई बड़े भैया दीदी लोग कॉरपोरेट्स में जॉब करते हैं तो वो जॉब को स्विच कर देते हैं, और कभी उनसे पूछना रीज़न कि आपने जॉब स्विच क्यों करी तो वो ऐसे ही बोलेंगे कि यार उस कंपनी में स्कोप नहीं था, या वहाँ पर कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था, वहाँ करियर डेवलप नहीं हो रहा था. रीज़न ही वही है कि अगर आपके वर्कर्स को उनका स्कोप वहाँ दिखेगा, उन्हें दिखेगा कि हाँ हमारा करियर अच्छा डेवलप कर रहा है, तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करेंगे. अदरवाइज दे विल स्विच ओवर. नाउ हेयर कम्स द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स के साथ कुछ टेक्निक्स डेवलप करी थी जिसके बेसिस पर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को वर्कआउट कर सकते हैं. इन टेक्निक्स के नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, fatigue study, and differential piece weight system. Now let us discuss each one of it in detail. Now the first technique is functional foremanship. फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है कि हम हमारे डिपार्टमेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट इज द प्लानिंग इंचार्ज एंड सेकेंड इज द प्रोडक्शन इंचार्ज. मीन्स यहाँ पर एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क जो है वो दोनों डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं. यहाँ पर 8 टाइप के स्पेशलाइज्ड बॉसेस को बनाया जाता है. 8 स्पेशलाइज्ड बॉस होते हैं जो कि दोनों कैटेगरीज में 4 में डिवाइडेड है. मीन्स 4 बॉसेज अंडर प्लानिंग इंचार्ज एंड 4 बॉसेज अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज. एंड ये सारे 8 बॉस मिलकर के वर्कर को लीड करते हैं. मीन्स इन 8 बॉस के
एक वर्कर इन 8 बॉसेस को रिपोर्ट करता है. सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल फोमरशिप. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, फैक्ट्री मैनेजर के नीचे 2 है, प्रोडक्शन इंचार्ज एंड प्लानिंग इंचार्ज. अंडर प्लानिंग इंचार्ज देयर आर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन. प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, एंड ऑल ऑफ दीज 8 आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कमैन. नाउ प्लानिंग इंचार्ज के अंदर जो रूट क्लर्क होता है, रूट क्लर्क क्या करेगा, ये सीक्वेंस और रूट ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन करेगा कि किस रूट से हमें प्रोडक्शन करना है, क्या सीक्वेंस होगा, फर्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे. इंस्ट्रक्शन जो कार्ड क्लर्क होगा वो इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करेगा वर्कर्स के लिए कि किस टाइम पर कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं करनी है. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो है ये बेसिकली टाइम एंड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं कि कितने टाइम के अंदर कौन सा वर्क हो रहा है और वर्क में कितनी कॉस्टिंग लग रही है. शॉप डिसिप्लिनेरियन ये डिसिप्लिन को प्रमोट करते हैं और ये चेक करते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो वर्कर्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर गैंग बॉस, ये बेसिकली मशीन्स एंड टूल्स को रेडी करने का काम करते हैं सो दैट ऑपरेशंस टाइमली कंप्लीट हो सके. एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आपके टूल्स अगर सही से अरेंज्ड होंगे तो आपको उन्हें ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा और आप इजीली काम कर सकोगे. बट अगर आपके टूल्स अरेंज्ड ही नहीं होंगे तो आप पहले टूल्स ढूंढोगे, उन्हें अरेंज करोगे और उसके बाद जाकर के काम स्टार्ट करोगे. तो दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज स्पीड बॉस. ये स्पीड बॉस जो है वो बेसिकली टाइमली और एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब को चेक करता है कि जो एक एक्यूरेट स्पैन था कि एक काम अगर 1 आवर के अंदर कंप्लीट होना था तो वो 1 आवर में हुआ या नहीं हुआ. नेक्स्ट रिपेयर बॉस, ये बेसिकली टूल्स और मशीन के कंटिन्यूस रिपेयर्स को चेक करते हैं विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर प्रोडक्शन के बीच में मशीन ब्रेक डाउन हो जाए या मशीन का कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो उस टाइम पर बहुत लॉस होता है क्योंकि प्रोडक्शन बीच में रुक जाता है. इसलिए रिपेयर बॉस टाइमली मशीन्स को मेंटेन करके चलते हैं और उसकी वर्किंग कंडीशंस को चेक करते हैं. एंड लास्ट इज़ द इंस्पेक्टर, जो आपकी वर्क क्वालिटी को चेक करता है कि जिस स्टैंडर्ड्स के साथ काम करना चाहिए था वो स्टैंडर्ड्स पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन हम ये समझते हैं कि हर एक वर्क के लिए कुछ डेवलप्ड स्टैंडर्ड्स होंगे, एक पैरामीटर सेट होगा, एक बेंचमार्क सेट होगा कि एटलीस्ट इतना टास्क तो पूरा होना ही चाहिए एंड द वन हु इज अचीविंग दिस स्टैंडर्ड इज मीन्स वर्किंग वेरी गुड. और जो स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पाएंगे उन्हें प्रमोट किया जाएगा, उन्हें मोटिवेट किया जाएगा कि वो उन स्टैंडर्ड्स पे भी काम करने की कोशिश करें. नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. इसका मतलब होता है कि हम जितना भी वर्क हमारे यहाँ फैक्ट्री में हो रहा है या प्रोडक्शन पार्ट में हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करें. जो प्रोसेस है वो जितना ज़्यादा सिंपल रहेगी उतना इजी होगा लोगों को समझने के लिए और उन्हें काम करने के लिए. इसके साथ ही साथ अगर हम सिंप्लीफाइड वर्क रखेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन, टूल्स, इन सब में भी काफ़ी सेविंग्स होगी और हमारा जो मटेरियल का वेस्टेज है वो भी नेग्लिजिबल हो जाएगा. प्लस वी कैन ऑल्सो इंक्रीज आवर टर्नओवर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड स्टडी. मेथड स्टडी का बेसिक मतलब होता है कि कोई भी एक काम को करने के लिए, एक जॉब को फिनिश करने के लिए हम बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करें जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, कम टाइम में काम को पूरा कर ले और जिसमें मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर एंड कैपिटल का भी बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सके. नेक्स्ट पॉइंट इज मोशन स्टडी. मोशन स्टडी में बेसिकली हम वेस्टफुलनेस मोशंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो वर्कर्स या मशीन्स के कारण होता है. फॉर एग्जांपल वर्कर को अगर कोई टूल लेने के लिए बार बार एक स्पेसिफिक प्लेस पर जाना पड़ रहा है और अपनी वर्क प्लेस से उठकर टूल्स लाने में उसका टाइम वेस्ट हो रहा है तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस मोशन को कम करें. या तो हम वर्कर को उसके टूल्स के पास बैठा दें या फिर उन टूल्स का एक सेट वर्कर के पास रख दें सो दैट उसे मूव करके बार बार जाना ना पड़े. नेक्स्ट इज टाइम स्टडी. टाइम स्टडी का मतलब होता है कि यहाँ पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक टॉय मेकिंग
फैक्ट्री है, टॉय प्रोडक्शन फैक्ट्री है, और हम वहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक टॉय को बनाना स्टार्ट करने से लेकर कंप्लीट टॉय बनाने में 1 आवर का टाइम लगता है। एक टॉय 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज़ अ टाइम स्टडी। अब हम उसके बेसिस पर ये नेक्स्ट इवैल्यू कर सकते हैं कि उस टॉय को 1 घंटे में कितने वर्कर्स बना लेते हैं, क्या 1 घंटे से और थोड़ा सा टाइम कम किया जा सकता है, या टाइम और ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पर टाइम से क्या होगा, उसके बाद हम ये भी एनालाइज कर पाएंगे कि हमें एक्स्ट्रा वर्कर्स को एम्प्लॉय करने की ज़रूरत है, या फिर हमारे पास जितने वर्कर्स हैं हम उतने वर्कर्स के साथ स्टिपुलेटेड टाइम में वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी में बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि एक वर्कर काम करने में कितनी जल्दी थक जाएगा, कितनी जल्दी या कितने इंटरवल के बाद एक वर्कर को रेस्ट की ज़रूरत होती है, सो दैट हम टाइम रिकॉर्ड करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, और ये चेक करते हैं कि रेस्ट के बाद वर्कर अपनी एफिशिएंसी को, अपनी एनर्जी को दोबारा से रीगेन कर ले एंड देन अगेन बैक टू वर्क आ जाए। लाइक आपने अगर फैक्ट्रीज़ का शेड्यूल देखा होगा तो मॉर्निंग 8 o'clock या 9 o'clock से अगर वो स्टार्ट होती है तो आफ्टर 2-3 hours दे गिव अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 to 15 minutes, देन डे टाइम पे दे गिव अ ब्रेक ऑफ half an hour to 1 hour, देन इन मिड ऑफ द इवनिंग दे गिव अगेन अ ब्रेक ऑफ 10 to 15 minutes एंड देन फैक्ट्री ऑफ हो जाती है। सो ये स्मॉल ब्रेक्स एंड बिग ब्रेक्स को इसीलिए इनकॉर्पोरेट किया जाता है सो दैट वर्कर एक जगह बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक ना जाए, और वह थोड़ा सा भी मूव करेगा, थोड़ा चाय पी कर आएगा, कॉफ़ी पी के आएगा, लंच करेगा, तो अपनी एनर्जी को रीगेन कर सकता है एंड रेस्ट के बाद वो दोबारा सेम एनर्जी से काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वर्कर्स का जो वेज सिस्टम है वो इस बेसिस पर होगा कि वो जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से उन्हें पैसे मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए कि स्टैंडर्ड टास्क इज 10 यूनिट्स, रेट्स आर 50 पर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स और मोर एंड 40 पर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग लेस देन 10 यूनिट्स। मतलब स्टैंडर्ड टास्क जो हमने दिया है वो 10 यूनिट्स का दिया है। अगर कोई 10 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो हम उसे 50 रुपीज़ के हिसाब से पैसे देंगे, और अगर जो 10 यूनिट से कम प्रोड्यूस करेगा तो हम उसे 40 रुपीज़ के हिसाब से देंगे। अब वर्कर ए है, उसने 11 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, सो डेफिनेटली वो 50 रुपीज़ वाले बार पे चला गया, तो 11 इंटू 50 कितना हो गया, 550 रुपीज़। मतलब उस पर्टिकुलर डे पे वर्कर ए ने कितने वेजेस अर्न कर लिए, 550 रुपीज़ के। वहीं वर्कर बी जो है उसने सिर्फ 9 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। अब 9 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है तो उसे वेजेस किस हिसाब से मिलेगी, 40 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगी। सो 9 इंटू 40 कम्स 360 रुपीज़। नाउ यहाँ पर 2 यूनिट्स के डिफरेंस पे उनके वेजेस पे देखो 190 का अंतर आ गया। 190 का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के ऊपर वेजेस का रेट भी बढ़ रहा था और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के नीचे वेजेस का रेट कम था। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इस 190 के डिफरेंस को कवर करने के लिए जो वर्कर बी है वो नेक्स्ट दिन ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा एफर्ट्स करेगा, ताकि वो भी अपने स्टैंडर्ड को हाई कर सके। सो दिस इज़ अ क्वाइट गुड टास्क, एक क्वाइट अच्छी टेक्निक है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इवन बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम अप्लाइड है भी, जहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस करने पर आपको ज़्यादा वेजेस मिलती है, और अगर आप कम प्रोड्यूस करते हैं तो कम वेजेस भी मिलती है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें और आता है जो कि मेंटल रेवोल्यूशन का है। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम बेसिकली वर्कर्स के एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, वर्कर्स के मेंटल आउटलुक की बात कर रहे हैं कि वर्कर्स को भी ये समझना चाहिए कि उनका मैनेजमेंट के साथ में कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, वो मैनेजमेंट के साथ कॉपरेशन से काम कर रहे हैं, और मैनेजमेंट को भी वर्कर्स के साथ में वैसे ही कॉपरेशन से काम करना चाहिए। वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए और उनकी कंडीशंस को अच्छा मेंटेन करके रखना चाहिए। लाइक वर्क कंडीशन में प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अच्छे से हो, कैफेटेरियाज हो, वहाँ पर रिक्रिएशन के लिए छोटे मोटे एरियाज हो वहाँ पर, ना टाइम टू टाइम अगर उनको कॉफ़ी या टी के लिए ब्रेक्स चाहिए हैं तो वो मशीन्स वहाँ पर
इनकॉर्पोरेटेड हो। सो इस तरह की चीज़ें वर्क कंडीशन को बेटर बनाती है। तो यहाँ पर वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को अपने मेंटल आउटलुक को चेंज करने की ज़रूरत है और दोनों को एक दूसरे के साथ कॉपरेशन से काम करने की ज़रूरत है, रादर देन वो ये माने कि वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं।